दोस्तों आज के वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की टू ट्रेम्स इन मड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। बट पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ एंड करियर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इनका बर्थ 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। बात करूं पेरेंट्स की तो इनके फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर एक टीचर एंड जर्नलिस्ट थे। इनकी डेथ 1885 में ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है एंड इस टाइम फ्रॉस्ट केवल 11 के एज के थे। फादर की डेथ के बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मदर इसाबेला मूडी लेती है। यह भी एक टीचर ही थी एंड लेटर ऑन इनकी डेथ 1900 में कैंसर से हो जाती है। स्पाउस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैरिज एलिनर वाइट से हुआ था जिनसे इन्हें 6 चिल्ड्रेन भी होते हैं, बट केवल 2 चिल्ड्रेन ही सरवाइव कर पाते हैं। अर्ली लाइफ दोस्तों फादर की डेथ के बाद ये अपने मदर एंड सिस्टर के साथ मैसाचुसेट्स चल जाते हैं जहां उनकी ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। एजुकेशन ये लॉरेंस हाई स्कूल से 1892 में अपनी फ्यूचर वाइफ एलिनर वाइट के साथ को वैलिडिक्टोरियन ग्रेजुएट होते हैं। दोस्तों को वैलिडिक्टोरियन का मतलब होता है जब 2 या उससे ज़्यादा टॉपर्स सेम मार्क्स लाते हैं। कहने का मतलब है एलिनर वाइट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों ही अपने टाइम के टॉपर्स थे। 1892 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट डॉर्टमाउथ कॉलेज में भी इनरोल करते हैं, बट वहाँ के एटमॉस्फेयर पसंद ना आने के कारण ये डिग्री लिए बिना ही इस कॉलेज को छोड़ देते हैं। 1897 से 99 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक स्पेशल स्टूडेंट के रूप में जाते हैं, बट फैमिली को सपोर्ट करने एंड हेल्थ इश्यूज के कारण ये यहाँ भी विदाउट डिग्री वापस आ जाते हैं। लेटर ऑन ये फेमस इंस्टीट्यूट से 40 ऑनरेरी डिग्रीज भी पाते हैं जिनमें इंक्लूडेड है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड सो ऑन। कैरियर दोस्तों पोएट के अलावा ये एक टीचर भी थे। इन्होंने एक मिल में भी वर्क किया था। बाद में ये न्यू हैम्पशायर में एक फार्म लेते हैं जहां 9 ईयर्स के लिए ये फार्मिंग करते हैं। लिटरेरी लाइफ में कोई भी सक्सेस ना पाने पर ये इस फार्म को सेल कर देते हैं एंड इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में इनकी 2 फेमस पोइट्री कलेक्शन या बॉयसविल 1913 में एंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में आती है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क्स इनके लिए प्रूफ हुए। 1915 में ये इंग्लैंड से अमेरिका रिटर्न कर जाते हैं, बट दिस टाइम ये एक फेमस पोएट थे। इनकी मोस्ट फेमस वर्क द रोड नॉट टेकन 1916 में आया था। इनके अदर वर्क्स में मेंडिंग वॉल 1914, फायर एंड आइस 1920 इंक्लूडेड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने लाइफ में 4 पुलित्जर प्राइज पाए थे 1924, 1931, 1937 एंड 1943 में। इनकी डेथ हार्ट अटैक एंड लंग्स में ब्लड जम जाने के कारण 88 के एज में 29 जनवरी 1963 में बोस्टन मैसाचुसेट्स में एक हॉस्पिटल में हुई थी। दोस्तों आज के वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम टू ट्रेम्स इन मड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। आउट ऑफ द मड 2 स्ट्रेंजर्स केम एंड काउट मी स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड। कीचड़ भरे समय में 2 अजनबी कहीं से आए और मुझे मेरे आंगन में लकड़ी काटते हुए देखा। एंड वन ऑफ देम पट मी ऑफ माई एम बाई हेलिंग चीयरली हिट देम हार्ड। उनमें से एक ने मेरा ध्यान भटका दिया। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, इसे जोर से काटो। आई न्यू प्रेटी वेल वाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड एंड लेट द अदर गो ऑन अ वे। मुझे पता था यह यहाँ क्यों रुका है और अपने दूसरे साथी को आगे क्यों भेज दिया। आई न्यू प्रेटी वेल वाट ही हैड इन माइंड, ही वांटेड टू टेक माई जॉब फॉर पे। मुझे अच्छे से पता था उसके माइंड में क्या चल रहा है। वह मेरा लकड़ी काटने का जॉब चाहता था ताकि उसे लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे मिल सके। गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक इट वाज आई स्प्लिट एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक।
मैंने ओक ट्री के लकड़ी के अच्छे टुकड़े किए थे। यह उतने ही बड़े थे जितना किसी लकड़ी के टुकड़े को होना चाहिए। एंड एवरी पीस आई स्क्वायरली हिट फेल स्प्लिंटरलेस एज अ क्लोवन रॉक। और मैंने प्रत्येक टुकड़े को स्क्वायर के शेप में काटा था। यह देखने में कुछ एक क्रैक हुआ रॉक जैसा लग रहा था। द ब्लोज देट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल अस्पेयर्स टू स्ट्राइक फॉर द कॉमन गुड। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इसे चोट करते हुए अच्छे शेप में काटा था। That day, giving a lose my soul, I spent on the unimportant wood. उस दिन मैंने अपने आप को आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने अपना टाइम अनावश्यक लकड़ी को काटने में बिता दिया था। The sun was warm, but the wind was chill. You know how it is with an April day. सूरज गर्म था लेकिन हवा ठंडी थी। आपको पता होगा जैसा कि यह एक अप्रैल का दिन था। When the sun is out and the wind is still, you are 1 month on in the middle of May. जब सूर्य निकल आता है और हवा तब भी होती है, तब आप मई महीने के बीच में होते हैं। But if you so much as dare to speak, a cloud comes over the sunlight arc. लेकिन आप तब भी अगर बोलने की हिम्मत करते हैं तो सूर्य की कड़कती धूप को ढकने के लिए एक बादल आता है। अ विंड कम्स ऑफ अ फ्रोजन पीक एंड यू आर 2 months बैक इन द मिडिल ऑफ मार्च। साथ ही जमी हुई चोटी से ठंडी हवा भी बहकर आती है और आप 2 महीने पीछे मतलब कि मार्च महीने के मिडिल में पहुंच जाते हैं। ऐसा आपको महसूस होता है। या ब्लू बर्ड कम्स टेंडरली अप टू अलाइट एंड टर्न्स टू द विंड टू अनरफल अ प्लूम। लेकिन तभी एक ब्लू बर्ड आती है और हवा में अपने पंख को ठीक करती है। हिज सॉन्ग सो पिच्ड एज नॉट टू एक्साइट। लेकिन इसका गाना इतना धीमा होता है जो हमें बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करती है। A single flower is yet to bloom. It is snowing a flake and he half knew. एकलौता फूल जो अभी भी खिलना बाकी है लेकिन बर्फबारी हो रही है और उसे शायद आधा ही पता है। Winter was only playing possum except in color he isn't blue. यहाँ पोसम का मतलब होता है मरा होने का नाटक करना। विंटर सीजन ऐसा नाटक करता है जैसे कि वह चला गया है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। कलर को छोड़ दें तो वह बिल्कुल भी ब्लू नहीं है। बट ही वुडंट एडवाइस अ थिंग टू ब्लॉसम। लेकिन वह किसी भी चीज़ को खिलने के लिए एडवाइस नहीं देगा। द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक इन समर टाइम विथ अ वीचिंग वेंट। दोस्तों यहाँ वीचिंग वेंट का मतलब है आंखों का धोखा होना, मृग तृष्णा लाइक। पानी जिसके लिए हम लोग चारों तरफ देखते रहते हैं, खास करके गर्मी के टाइम में, तब हमें आंखों का धोखा होता है। इन एवरी वेल रूट्स नाउ अ ब्रुक इन एवरी प्रिंट ऑफ अ हुप अ पॉन्ड। तब हमें चारों तरफ तालाब की ही परछाई दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा रोड है वो स्नो के मेल्ट होने एंड स्प्रिंग रेन से पूरी तरह से भर गया है। बी ग्लेड ऑफ वाटर बट डोंट फॉरगेट द लर्किंग फ्रोस्ट इन द अर्थ बीनीथ दैट विल स्टिल फोर्थ आफ्टर द सन इज सेट। पानी के लिए हमें खुश होना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए जो पृथ्वी के नीचे छिपा हुआ ठंड है ये सूरज के डूबने के बाद बाहर निकलेगा। एंड सो ऑन द वाटर इट्स क्रिस्टल टीथ। और पानी के ऊपर जमकर यह अपने क्रिस्टल टीथ दिखाएगा। द टाइम वेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर। उस समय जब मुझे मेरा लकड़ी काटने का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इन दोनों को मुझे छोड़ देना चाहिए था। बाई कमिंग विथ वाट दे केम टू आस्क यू थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर। आने के साथ ही शायद ये लोग मुझे पूछ रहे थे तुम्हें क्या लगता है मैंने पहले महसूस नहीं किया है। द वेट ऑफ एन एक्स हेड पोइड अलोफ्ट द ग्रिप ऑफ अर्थ ऑन आउट स्प्रिट फिट। लकड़ी काटने के लिए जब कुल्हाड़ी उठाते हैं तो इसका वजन कितना होगा क्या मुझे नहीं पता है। हमें अपने पैर को स्थिर रखना पड़ता है
हमें धरती से अपना पैर जमाए रखना पड़ता है। द लाइफ ऑफ मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट। और हमारे जो मसल्स होते हैं उन्हें हिलाना पड़ता है। ये कठोर होते हैं लेकिन लचीले भी होने चाहिए, जैसे कि वसंत की गर्मी होती है। आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स। जंगल से दो बड़े बड़े आवारा आए। फ्रॉम स्लीपिंग गॉड नोज वेयर लास्ट नाइट बट नॉट लॉन्ग सिंस इन द लंबर कैंप्स। भगवान ही जानता है पिछली रात ये लोग कहाँ सोकर आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी लकड़ी की छावनी से सोकर आए हों। दे थाउट ऑल चॉपिंग वाज देयर्स ऑफ राइट मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर जैक्स। उन लोगों ने सोचा होगा लकड़ी काटने का काम केवल उन्हीं का अधिकार है जो जंगल के आदमी हैं या तो लकड़हारे हैं। दे जज्ड मी बाई देयर एप्रोप्रिएट टूल एक्सेप्ट एज अ फिलो हैंडल्ड एन एक्स। उन लोगों ने मुझे अपने टूल से जज किया, बशर्ते मेरे पास यहाँ एक कुल्हाड़ी भी था। दे हैड नो वे ऑफ नोविंग अ फूल। उन लोगों के पास कोई तरीका नहीं है जिससे वे मुझे मूर्ख साबित कर सके। नथिंग ऑन एदर साइड वाज सेड। किसी भी तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। ना उन लोगों ने मुझसे कुछ बोला था, ना मैंने उनसे कोई बात किया था। दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे। वे लोग जानते थे उन लोगों को बस एक काम करना है, रुकना है, रुकना है। एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फिल माई हेड। और उन लोगों के लॉजिक ने मेरे दिमाग को शांत कर दिया, मुझे ज्ञान दिया। एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले विथ वाट वाज अनदर मैन्स वर्क फॉर गेन। जैसा कि मेरा कोई अधिकार नहीं बनता मैं उन चीज़ों के साथ खेल करूं, खिलवाड़ करूं जो किसी और पर्सन के लिए काम हो सकता है, जिससे वे पैसा कमा सके, अपना लाइफ को सरवाइव कर सके। माई राइट माइट बी लव बट देयर्स वाज नीड। ऐसा हो सकता है मेरा यहाँ राइट केवल प्यार था, लेकिन यह उनकी ज़रूरत थी। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन देयर्स वाज द बेटर राइट एग्रीड। और यहाँ ये दोनों एक साथ थे और एक साथ एग्जिस्ट भी करते थे। उनका अधिकार मुझसे ज़्यादा बेटर था। मैं समझ गया, मैं सहमत हूँ। बट ईल्ड हु विल टू देयर सेपरेशन। माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई एवोकेशन एंड माई वोकेशन। आखिर इन दोनों को अलग करने के लिए कौन राजी होगा? कौन लकड़हारे को लकड़ी काटने से अलग करेगा? मेरा उद्देश्य जीवन में केवल चीज़ों को एक साथ करना है, फिर चाहे यह मेरा शौक हो या फिर मेरा पेशा। एज माई टू आइज मेक वन इनसाइड ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दोनों आंखें एक ही चीज़ों को देखती है। मेरे लिए प्यार और ज़रूरत दोनों एक ही है। एंड द वर्क इज प्ले फॉर मोर्टल स्टेक्स। और मेरे लिए खेल करना ही, बाजी लगाना ही सब कुछ है। इज द डीड एवर रियली डन फॉर हेवन एंड द फ्यूचर सेक्स। और यहाँ जो मैंने काम किया था वो सचमुच हो गया था, या स्वर्ग के लिए था और भविष्य के लिए था।